नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका वन स्टॉप चैनल अध्ययन मैथ एंड साइंस मेनिया में। एक ऐसा चैनल जहां आपको मिलते हैं मैथ और साइंस दोनों के लेक्चर। तो बच्चों, मैं हूं शालिनी और मैं आज आपके लिए लेके आई हूं क्लास 10 बायोलॉजी का लाइफ प्रोसेस चैप्टर, जिसमें आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। तो देखो, बायोकेमिकल रिएक्शंस के द्वारा हमारी बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस करती है, ये हम सबको पता है। तो क्या सिर्फ एनर्जी प्रोड्यूस होती है? नहीं, उसके साथ कहीं ना कहीं वेस्ट मटेरियल भी तो प्रोड्यूस होता है। तो वो वेस्ट मटेरियल रिड ऑफ करना, बाहर निकालना हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है ना। वो किस तरह से बाहर निकाला जाए? भाई, मेन दो जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया। कार्बन डाइऑक्साइड को हम हमारे जो लंग्स हैं वो एक्सपेल आउट कर देते हैं, वो बाहर निकाल देते हैं। यूरिया को बाहर निकालने के लिए किडनी एक मेन रोल जो है वो प्ले करती है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे किडनीज के बारे में, और स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन और फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन के बारे में बात करेंगे। नेफ्रॉन क्या होता है बेटा? एक किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है ना। तो आज हम यही दोनों टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मजेदार लेक्चर है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको आज की क्लास में। तो नोटबुक और पेन लेके बैठ जाओ, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही है, ठीक है। मेंटली प्रिपेयर रहना, कुछ चीजें याद रखने के लिए कोई टफ नहीं है, बहुत सिंपल है। ऑलराइट, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो बेटा, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे। तो भाई देखो, ऑर्गेनिज्म जो है वो बायोकेमिकल रिएक्शंस के द्वारा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि जब एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करते हैं तो उसको कहते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन। जैसे कि हमने एरोबिक रेस्पिरेशन की बात की थी, है ना। ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलके क्या बनाते हैं? एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हुआ, है ना। तो ये प्रोसेस जो होता है इसी को हम बोलते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन। और बायोकेमिकल रिएक्शन से क्या प्रोड्यूस किया? एनर्जी प्रोड्यूस की, ठीक है। एनर्जी तो प्रोड्यूस हुई, साथ में कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी हमारी बॉडी ने प्रोड्यूस किए, है ना। अब ये जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, अगर ये हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाएंगे तो क्या होगा? भाई, बहुत हार्मफुल है ना किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए। तो इनका बाहर निकलना जरूरी है। तो ये जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, जब इनको रिमूव किया जाता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सक्रिएशन, ठीक है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एक्सक्रिएशन। तो बेटा, एक बायोकेमिकल प्रोसेस जिसमें कि हार्मफुल वेस्ट, जिसमें नाइट्रोजन हो, उसको रिमूव किया जाता है, उसको हम बोलते हैं एक्सक्रिएशन। द बायोकेमिकल प्रोसेस बाय विच हार्मफुल वेस्ट कंटेनिंग नाइट्रोजन आर रिमूव्ड। जिसमें नाइट्रोजन है, ऐसे हार्मफुल वेस्ट को जब हमारी बॉडी रिमूव करती है तो उसको हम बोलते हैं एक्सक्रिएशन, ठीक है। समझ आ गया। अब जो मेजर वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो क्या क्या है? देखो, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी जो है लंग्स के थ्रू रिमूव कर देती है। अब बात आती है यूरिया की। तो यूरिया एक ऐसा वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि जब हमारी लीवर के अंदर अनयूज्ड प्रोटीन जब डिकम्पोज होता है उस टाइम पे बेटा यूरिया की फॉर्मेशन होती है। और ये रिमूव कौन करता है? इसको किडनी रिमूव करती है, ठीक है। लीवर के अंदर अनयूज्ड प्रोटीन जब डिकम्पोज होता है तो अब यूरिया की फॉर्मेशन होती है, इसको रिमूव कौन करता है? किडनी करती है। तो यहाँ पर अब हम एक्सक्रीटरी सिस्टम पे आ गए। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमारे पास जो मेन ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं वो कौन कौन से हैं बेटा? देखो, उसमें हमारे पास आ जाता है पेयर ऑफ किडनीज, पेयर ऑफ यूरेटर, है ना, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथरा, यानी कि ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है। तो यहाँ पर हमने किस किस की बात की है? देखो, यहाँ पर हमने बात की है, यहाँ पर हमने बात की है पेयर ऑफ किडनी, ठीक है। ये किडनी है हमारे पास, ठीक है। ये बीन शेप है ना, बीन शेप की है। और क्या है हमारे पास? पेयर ऑफ यूरेटर, ये यूरेटर भी है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये यूरेटर भी है हमारे पास। ऑलराइट, ठीक है, यूरेटर भी आ गया। और क्या है? ये इसका कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग, है ना। इसका कलर कर देते हैं यूरेटर का ब्लू। तो ये बेटा पेयर ऑफ यूरेटर आ गया, ठीक है। और साथ में हमारे साथ आ गया यहाँ पर ब्लेडर, ये रहा ब्लेडर, ठीक है। तो क्या होता है? किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होगा। बहुत सारे नेफ्रॉन्स मिलके किडनी में फिल्ट्रेशन करेंगे और फिल्ट्रेशन के बाद वो जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होगा यूरिन की फॉर्म में, वो किस में? यूरेटर के थ्रू। यूरेटर किसके साथ कनेक्ट होता है? ब्लेडर के साथ। यूरेटर ब्लेडर के साथ कनेक्टेड होता है, ठीक है।
तो किडनी को और ब्लेडर को कौन कनेक्ट कर रहा है? यूरेटर। ये यूरेटर ओपन कहाँ हो रहा है? ब्लेडर में जाके। तो यहाँ से सारा वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो यूरेटर के थ्रू ब्लेडर में आएगा और जब अर्ज फील होगी तो यूरेथ्रा के थ्रू उसको रिमूव कर दिया जाएगा, बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो बेटा अगर हम यहाँ पर बात करें और भी चीजों की तो हमें और भी चीजें यहाँ पर नजर आ रही है। क्या क्या नजर आ रहा है? देखो हमको यहाँ पर एक तो हमको नजर आ रहा है, यहाँ पर देखो एक तो हमें यहाँ पर नजर आ रहा है वेना कावा ऑर्टा। इसका क्या काम है? देखो ऑर्टा ये डायरेक्ट यानी कि यहाँ पर हमारे पास है रेनल आर्टरी। ये रेड कलर की जो आर्टरी दिख रही है ना बेटा, ये है रेनल आर्टरी। ठीक है, रेनल आर्टरी का मतलब कि भाई ऑर्टा जब फर्दर डिवाइड हुई सब डिवीजन में तो आर्टरीज में कन्वर्ट हुई, और वो आर्टरीज जब फर्दर सब डिवीजन में डिवाइड हुई तो वो रेनल आर्टरी बनी। रेनल का मतलब किडनी, किडनी की तरफ जाने वाली आर्टरी। ठीक है, रेनल का मतलब किडनी। तो जो आर्टरी किडनी की तरफ आ रही है वो रेनल आर्टरी है। ठीक है, तो ये रेनल आर्टरी क्या करती है? ये इम्प्योर ब्लड अपने साथ कैरी करती है। ठीक है, ये क्या करती है? इम्प्योर ब्लड अपने साथ कैरी करती है। तो पहले रेनल आर्टरी फ्रॉम हार्ट टू किडनी, फ्रॉम हार्ट टू किडनी। ठीक है, अब यहां पर ये जो इम्प्योर ब्लड है ना बेटा, इसी की फिल्ट्रेशन होगी। अब ये अपने साथ कुछ अच्छे पार्टिकल्स भी लेके आई है, जैसे अपने साथ ऑक्सीजन कैरी कर रही है। वो ऑक्सीजन को जब ये किडनी यूज करेगी तो उसे एनर्जी डिराइव करेगी, और जब एनर्जी डिराइव करेगी तभी तो वर्क कर पाएगी ना अपना, है ना। हर एक ऑर्गन को एनर्जी चाहिए होती है भाई अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। उसी तरह से किडनी को भी अपना फंक्शन परफॉर्म करना है। तो यहाँ से जो ऑक्सीजन आई है उस ऑक्सीजन को यूज करके ये किडनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगी और फिर फिल्ट्रेशन का प्रोसेस करेगी। तो अब ये जो रेनल आर्टरी है ये अपने साथ इम्प्योर ब्लड लेके आई है। ठीक है, अब यहाँ पर ब्लड की जो है इम्प्योर ब्लड जो है वो उसकी फिल्ट्रेशन होगी। फिल्ट्रेशन होने के बाद वो जो इम्प्योर ब्लड होगा वो कहाँ जाएगा बेटा? वो जो प्योर ब्लड होगा वो कहाँ जाएगा बेटा? प्योर ब्लड जाएगा रेनल वेन में। प्योर ब्लड कहाँ जाएगा बेटा? रेनल वेन में। ये ब्लू कलर की दिख रही है ना, ये दिस इज ये रेनल वेन है। ठीक है, ये जो दिख रही है ब्लू कलर की। ऑलराइट, तो प्योर ब्लड किस में जाएगा? रेनल वेन में। अब ये जो रेनल वेन है ये क्या करेगी? ये हार्ट की तरफ जाएगी। ठीक है, तो उस ब्लड को ये कहाँ लेके जाएगी? हार्ट में। हार्ट क्या करेगा? उस ब्लड को पंप करेगा और पंप आउट करके उसको लंग्स में भेजेगा। लंग्स में उसमें ऑक्सीजन मिक्स होगी, ऑक्सीजन मिक्स होके वापस से वो हार्ट में आएगा, हार्ट से फिर वो वापस से जो है हमारी बॉडी यूज करेगी उसको। ठीक है, और इम्प्योर ब्लड जो है वो हमारी कहाँ पर आएगा? किडनी के अंदर आएगा। आ गया समझ? ठीक है, तो इस तरह से ये प्रोसेस चलता है। तो जो रेनल आर्टरी है, रेनल आर्टरी में है इम्प्योर ब्लड, वो इम्प्योर ब्लड फिल्टर होगा किडनी में। किडनी में फिल्टर होने के बाद प्योर ब्लड जो है वो रेनल वेन के थ्रू हमारी हार्ट में जाएगा। ऑलराइट, ठीक है, तो ये हमने अभी तो एक छोटी सी बात की है किडनी के बारे में। तो ये जो बीन शेप्ड फिल्ट्रेशन ऑर्गन्स हैं बेटा, ये जो बीन शेप्ड फिल्ट्रेशन ऑर्गन्स हैं ये क्या करती हैं? ये यूरिया रिमूव कर रही हैं, है ना, और भी अदर वेस्ट सॉल्ट्स हैं उनको रिमूव कर रही है। हमारी बॉडी में एक्सेस ऑफ वाटर हो जाता है उसको रिमूव करती है हमारे ब्लड से। ठीक है, किस फॉर्म में रिमूव कर रही है भाई? ब्लड की फॉर्म, सॉरी यूरिन की फॉर्म में उसको रिमूव कर रही है। यूरिन की फॉर्म में उसको, यानी कि यूरिन एज अ वेस्ट प्रोडक्ट मिल रहा है उससे। ठीक है, जो कि एक्सपेल आउट हो रहा है। और यूरिन किस कलर का होता है? पेल येलो या येलो लिक्विड वेस्ट। अब ह्यूमंस के अंदर कितनी किडनी होती हैं? 2 किडनीज होती हैं, ये सबको पता है ना, पेयर होता है। ठीक है, हर एक किडनी किससे बनी है? उसमें लार्ज नंबर ऑफ एक्सक्रिएटरी यूनिट्स हैं, बहुत सारी एक्सक्रिएटरी यूनिट्स हैं। उनको हम क्या बोलेंगे? नेफ्रॉन्स। मिलियंस में नेफ्रॉन्स होते हैं। और अगर एक बार कोई भी नेफ्रॉन डैमेज हो जाए तो बेटा वो रिप्रोड्यूस नहीं होता, वो रिपेयर नहीं होता, खुद से नहीं बनता। ठीक है, तो जितने नेफ्रॉन है बड़ा संभाल के उनको रखा करो गिन के। ठीक है, मिलियंस में है, वैसे कैसे गिनोगे? ठीक, तो हर एक किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ एक्सक्रिएटरी यूनिट्स हैं जिनको हम बोलते हैं नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन के अंदर कप शेप्ड बोमन कैप्सूल होता है। ठीक है, देखो नेफ्रॉन के अंदर बेटा, देखो नेफ्रॉन के अंदर ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी पहले आप बस इतना समझो, नेफ्रॉन के अंदर ये बोमन कैप्सूल होता है कप शेप। ठीक है, किस शेप का होता है? ये कप शेप का बोमन कैप्सूल होता है। ठीक, और ये रेनल ट्यूब्यूल होता है। ठीक, ये रेनल ट्यूब्यूल होता है। ठीक है, किसके अंदर? किसके अंदर?
नेफ्रॉन के अंदर, और ये दोनों मिलके बोमन कैप्सूल और ट्यूब्यूल मिलके क्या बना रहे हैं, एक पूरा नेफ्रॉन बना रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा एक नेफ्रॉन है, ये नहीं है, ये कलेक्टिंग डक्ट है, ठीक है। वैसे ट्यूब्यूल के अंदर ही आती है, बट ये कलेक्टिंग डक्ट के साथ और भी नेफ्रॉन्स कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये आ जाता है बोमन कैप्सूल, और नीचे ये आ जाता है हमारा, क्या आ जाता है, ट्यूब्यूल, ठीक है। तो ये क्या बना रहा है, ये बना रहा है एक नेफ्रॉन, ठीक। तो ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हो गया। नाउ राइट, इन दोनों ने मिलकर बना दिया एक नेफ्रॉन। अब किडनी की अगर हम बात करेंगे तो जो ट्यूब्यूल होती है, अगर इस ट्यूब्यूल को आप ध्यान से देखो तो ये ट्यूब्यूल किसके साथ कनेक्टेड होती है, इसका एक एंड तो बेटा इसका एक एंड तो ये किसके साथ कनेक्टेड है, देखो कलेक्टिंग डक्ट के साथ, और दूसरा एंड किसके साथ कनेक्टेड है, बोमन कैप्सूल के साथ, है ना। ये देखो, ये बोमन कैप्सूल के साथ ये कनेक्टेड है दूसरा एंड। तो ये जो ट्यूब्यूल है इसका एक एंड कनेक्टेड है कलेक्टिंग डक्ट के साथ और दूसरा एंड कनेक्टेड है बोमन कैप्सूल के साथ, यही बात हो रही है वहां पर, ठीक है। ऑल राइट, चलो ठीक है, ये हमने बात कर ली। दूसरा किसके साथ, कलेक्टिंग डक्ट के साथ कनेक्टेड है। अब जो बोमन कैप्सूल है उसमें बहुत सारे स्मॉल ब्लड कैपिलरीज होती हैं जिनको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। तो ये बोमन कैप्सूल आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये बोमन कैप्सूल आपको दिख रहा होगा बेटा। इसके अंदर बहुत सारी फाइन ब्लड कैपिलरीज हैं, फाइन ब्लड कैपिलरीज हैं, ये दिख रही होंगी आपको इसके अंदर, ठीक है, गुच्छा का गुच्छा। इनको हम क्या बोलते हैं, इसके अंदर ग्लोमेरुलस, क्या बोलते हैं बेटा इनको, ग्लोमेरुलस। यानी कि देखो, जब हमारी रेनल आर्टरी या एफरेंट एट्रियोल, ठीक है, रेनल आर्टरी में फर्दर डिवाइड होती है, वो क्या बनती है रेनल आर्टरी, एफरेंट एट्रियोल। तो एफरेंट एट्रियोल से आ रहा है और इफरेंट आर्टरियोल से जा रहा है ब्लड, ठीक है। एफरेंट आर्टरियोल से ब्लड आ रहा है और इफरेंट से जा रहा है, यहां से एग्जिट कर रहा है और यहां से इन कर रहा है। तो ए से आ, ई से एग्जिट जा, ठीक है। तो यहां से ब्लड आ रहा है। अब अगर हम एफरेंट आर्टरियोल को देखेंगे बेटा, एफरेंट आर्टरियोल को देखेंगे तो ये जो एफरेंट आर्टरियोल है बेटा, देखो जो हमारी रेनल आर्टरी थी ना, रेनल आर्टरी भी फर्दर डिवाइडेड है किसमें, एफरेंट आर्टरियोल और इफरेंट आर्टरियोल में, ठीक है। अब ये एफरेंट आर्टरियोल की जो थिकनेस होती है, अगर आप इसका डायमीटर देखोगे तो ये ज्यादा होता है इफरेंट आर्टरियोल से। उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे रीजन ये है कि भाई डायरेक्ट हार्ट से आ रहा है ना ब्लड, है ना, तो यानी कि उसका प्रेशर हाई होगा, प्रेशर हाई होगा तो इसका जो डायमीटर होगा वो ज्यादा होगा, ठीक है, इसका डायमीटर जो है वो ज्यादा होगा और इफरेंट आर्टरियोल का डायमीटर कम होगा। क्यों, क्योंकि इंप्योरिटीज तो निकल गई ना यहाँ पर। ग्लोमेरुलस में क्या होगा बेटा, यहां से, क्योंकि उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, तो वहां से फिल्ट्रेशन का प्रोसेस चलेगा, जो भी फाइन पार्टिकल्स होंगे वो तो फिल्टर आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर इफरेंट आर्टरियोल में प्रेशर कम हो जाएगा। लेस प्रेशर की वजह से यहाँ पर जो ये जो ट्यूब होती है, ये क्या होती है, ये जो कैपिलरी होती है, आर्टरियोल जो होती है, ये नॉट कैपिलरी, ये जो आर्टरियोल होती है इसका डायमीटर ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू, कम होता है एज कम्पेयर टू एफरेंट आर्टरियोल। इफरेंट आर्टरियोल का डायमीटर कम होता है एज कम्पेयर टू एफरेंट आर्टरियोल, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ ब्लड। यहाँ पर ब्लड का प्रेशर ज्यादा है तो डायमीटर ज्यादा है, यहाँ पर ब्लड का प्रेशर कम है तो डायमीटर भी कम है, ठीक है। ऑल राइट, तो अब हमने यहाँ पर क्या बात की कि भाई बहुत सारी फाइन ब्लड कैपिलरीज हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं। अब ये ग्लोमेरुलस आ कहाँ से रहे हैं, रेनल आर्टरी से आ रहे हैं बेटा, ठीक है। ये जो रेनल आर्टरी है ये क्या कर रही है, ये ब्लड लेके आ रही है, ठीक है, रेनल आर्टरी से आ रहे हैं ये कैपिलरीज जो है हमारी फाइन कैपिलरीज है, रेनल आर्टरी से आ रही है। और ये जो रेनल आर्टरी है ये क्या कर रही है, ये इम्प्योर ब्लड लेके आ रही है ना, और फिर वापस से ये किसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, ये देखो, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, अगर आप इसको दूसरे कलर से शो कर देते हैं बेटा भी, ये देखो, या एक काम करते हैं, इसको ना इस कलर से दिखाते हैं, डार्क रेड से, मरून से दिखाते हैं। तो अगर आप इनको देखोगे ना ध्यान से तो ये देखो, ये यहाँ पर तो सब मिल रही है ना आपस में, यहाँ पर ये पूरा का पूरा गुच्छा मिल रहा है और ये किसके साथ मिल रहा है, रेनल वेन के साथ। तो ये इम्प्योर ब्लड था यहाँ पर,
ठीक है, यहाँ पर सब अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस हुआ है ना, सीक्रेशन का प्रोसेस हुआ और फिर वो प्योर ब्लड में कन्वर्ट होके रेनल वेन में आ जाएगा। रेनल वेन अपने साथ कौन सा ब्लड कैरी करेगी बेटा? रेनल वेन कैरी करेगी क्लीन ब्लड। ठीक है, रेनल वेन क्या कैरी करेगी? क्लीन ब्लड। ऑलराइट, अब देख लेते हैं, अब यूरेटर की बात कर लेते हैं। यूरेटर क्या होता है? ये देखो, ये दो ट्यूब्स हैं हमारी। ठीक है, दो ट्यूब्स होती हैं, ये क्या कैरी करती हैं? ये हर एक किडनी से यूरिन कलेक्ट करके, ठीक है, ब्लैडर में जाके ओपन होती हैं और वहां पर ब्लैडर में उस यूरिन को स्टोर कर देती हैं और उसके बाद जब तक ब्रेन सिग्नल नहीं देता कि इसको रिलीज करो, तब तक ये यहाँ पर स्टोर रहता है। जैसे सिग्नल मिलता है तो यूरेथ्रा जो है उसको एक्सपेल आउट कर देता है, हमारी बॉडी से पास कर देता है। ठीक है, तो अभी नेफ्रॉन के बारे में बात करते हैं। नेफ्रॉन क्या होता है बेटा? देखो, नेफ्रॉन जो है ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है किडनी का। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट, कि भाई किडनी का स्ट्रक्चर भी बना रहा है और किडनी में फंक्शंस भी परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो हर एक किडनी में मिलियन ऑफ नेफ्रॉन होते हैं, जस्ट अभी आपको बताया था, और एक बेसिक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, उसकी फंक्शनल यूनिट बना रहे हैं किडनी की, है ना। हर एक नेफ्रॉन की दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है मेल्पिजियन बॉडी और दूसरा होता है रेनल ट्यूब। तो हमने अभी बात की थी, ये क्या है बेटा? ऊपर ये है मेल्पिजियन बॉडी। किसकी बात कर रहे हैं हम इसकी जो बात कर रहे हैं, दिस इज मेल्पिजियन बॉडी। और ये क्या है? ये है रेनल ट्यूब। ठीक है, ये क्या है नीचे? रेनल ट्यूब। ऑलराइट, तो मेल्पिजियन बॉडी इज मेड अप ऑफ कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बोमन कैप्सूल। ठीक है, ये बोमन कैप्सूल है ना इसमें। ठीक है, तो मेल्पिजियन बॉडी किससे बनी है? कप लाइक स्ट्रक्चर से, जिसको हम कहते हैं बोमन कैप्सूल। और उसके बाद which encloses capillary is called glomerulus, है ना। जिस किससे enclosed है वो, उसमें बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज हैं जिनको ग्लोमेरुलस कहते हैं। ठीक है, अब ये जो मेल्पिजियन कैप्सूल है हमारा, देखो ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं? ये वेस्ट को फिल्टर कर रहे हैं। ठीक है, और साथ के साथ बहुत सारे यूजफुल सब्सटेंसेस को भी फिल्टर आउट कर रहे हैं। क्या? जो मेल्पिजियन बॉडी है और जो रेनल ट्यूब है ना, ये दोनों मिलके, इन दोनों में फिल्ट्रेशन का भी प्रोसेस हो रहा है और अब्जॉर्प्शन का भी प्रोसेस हो रहा है। जो वेस्ट मटेरियल है वो फिल्टर आउट हो रहा है और जो यूजफुल मटेरियल है वो रीअब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है, तो जो रेनल ट्यूब है उसमें कौन कौन से रीजन आ जाते हैं बेटा? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। देखो, तो अगर हम बात करेंगे इसकी, तो यहां पर देखो, ये हमारी, देखो बेटा, दिस इज ये फोल्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है ना इस टाइप से, ये क्या है? ये पीसीटी है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसे पीसीटी भी कहते हैं। ठीक है, पीसीटी, प्रॉक्सिमल मतलब आगे वाली। ठीक है, प्रॉक्सिमल मतलब आगे, कॉन्वोल्यूटेड मतलब फोल्ड और ट्यूब्यूल मतलब ट्यूब। तो आगे वाली फोल्डेड ट्यूब जो होती है उसे पीसीटी कहते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और अगर डीसीटी की बात करेंगे तो यहां पर ये है डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल मतलब पीछे वाली, कॉन्वोल्यूटेड मतलब फोल्डेड और ट्यूब्यूल का मतलब ट्यूब। तो पीछे वाली फोल्डेड ट्यूब जो है वो है डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और नीचे ये क्या है बेटा? दिस इज लूप ऑफ हेनले। ये क्या है? लूप ऑफ हेनले, पिन लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये रेनल ट्यूब के 3 पार्ट्स आ गए। मेल्पिजियन बॉडी के 2 पार्ट्स की हमने बात की है, किस किस के? ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल। और रेनल ट्यूब के 3 पार्ट्स की, पीसीटी, डीसीटी और लूप ऑफ हेनले। ठीक है, ये रहा लूप ऑफ हेनले। ठीक है, ऑलराइट। तो ये जो रीजन है, देखो ऊपर तो यहां पर तो क्या हुआ कि भाई जो मेल्पिजियन बॉडी थी वहां पर तो फिल्ट्रेशन का, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हुआ। नीचे क्या होगा? ये जो रीजन है यहाँ पर जो यूजफुल सब्सटेंसेस होंगे वो रीअब्जॉर्ब होंगे और उसको हमारे ब्लड में वापस से भेज दिया जाएगा। और जो रिमेनिंग है वो क्या है? वेस्ट सब्सटेंस है। ठीक है, तो आउटपुट क्या मिला हमें नेफ्रॉन से? जो आउटपुट मिला उसको हम बोलेंगे यूरिन। ऑलराइट, समझ आया? जो आउटपुट मिला उसे बोलेंगे यूरिन। अब देखो जरा ध्यान से, देखो बेटा, अब यहां पर बात हो रही है कि भाई कितने अमाउंट में वाटर रीअब्जॉर्ब होगा, ये किस पे डिपेंड करता है? ये पूछ लेते हैं क्वेश्चन कई बार बोर्ड्स में। ठीक है, तो ये 2 चीजों पे डिपेंड करता है। पहला कि कितना एक्सेस अमाउंट में वाटर वहां पर प्रेजेंट है, बॉडी के अंदर कितना एक्सेस अमाउंट में वाटर प्रेजेंट है। और दूसरा, कितना नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो है
वो बॉडी को एक्सक्रिएट आउट करने की जरूरत है, बाहर निकालने की जरूरत है। 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, आप ये सिर्फ 2 पॉइंट लिख के आ जाओगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है, पूरे मार्क्स मिलेंगे। चलो 2 नंबर हमको यहाँ पे मिल गए पूरे के पूरे, ठीक है। अब जो फ्लूइड होता है, जो भी देखो जो फ्लूइड जो ट्यूबुलर पार्ट से आ रहा है वो यूरिन है ना, और ये कहाँ कलेक्ट हो रहा है, कलेक्टिंग डक्ट में जाकर, नेफ्रॉन की ये कलेक्टिंग डक्ट होती है ना, इसमें जाके कलेक्ट होगा। और ये सारी की सारी कलेक्टिंग डक्ट जो है एक कॉमन पॉइंट में आकर मिलेंगी, जिसको हम बोलते हैं यूरेटर, ठीक है। सारी की सारी कलेक्टिंग डक्ट एक साथ आकर कहां पर मिलेंगी, यूरेटर में आके, ठीक है। अब यूरेटर क्या करेगा, वो यूरिन को ब्लेडर में ड्रेन आउट कर देगा, ठीक है। और कब तक ब्लेडर में जो है यूरिन वो जो है वो रहेगा उसके अंदर, कि भाई देखो जब तक, कब तक स्टोर रहेगा, जब तक कि ब्लेडर प्रेशर की वजह से एक्सपेंड नहीं होने लगता। जब वो एक्सपेंड होगा तो हमारे ब्रेन के पास जो है सिग्नल भेजा जाएगा कि हाँ अब इसको एक्सपेल आउट करने की जरूरत है, हमें अर्ज फील होगी। तब हमारा ब्रेन जो है वो हमारे जो यूरेथरा है उसको ओपन होने की जो है वो सिग्नल्स देगा, ठीक है। तो वो उसको क्या करेगा, उसको भाई ऑर्डर्स देगा कि हाँ अब इसको बाहर आने दो, एक्सपेल आउट होने दो। तो हमारा यूरेथरा जो है वो ओपन होता है और जो भी यूरिन होता है वो वहां से बाहर आ जाता है, एक्सपेल आउट हो जाता है, ठीक है। तो ये जो ब्लैडर होता है ये मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि नर्वस कंट्रोल के अंदर होता है। तो ऑलमोस्ट हमारी बॉडी जो है रोज 180 लीटर ब्लड को क्या करती है, फिल्टर करती है, और उसमें से सिर्फ और सिर्फ 2 लीटर ही एक्सक्रिएट आउट होता है एज अ यूरिन, और बाकी जो है वो हमारी बॉडी में रीऑब्जर्व हो जाता है। ऑलराइट, बाकी जो हमारी बॉडी में रीऑब्जर्व हो जाता है। अब आगे देख लेते हैं जरा हम लोग। देखो बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के बारे में बात कर लेते हैं। तो नेफ्रॉन हमको पता है एक फंडामेंटल यूनिट होती है किडनी की, ठीक है। तो इसका एक डिटेल स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। इसके मल्टीपल फंक्शंस भी हैं, ठीक है, डिटेल स्ट्रक्चर भी है। तो अगर हम नेफ्रॉन की बात करें तो नेफ्रॉन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक है रेनल ट्यूब्यूल और रेनल कॉर्पस्क्यूल। रेनल ट्यूब्यूल तो आपको पता चल गया है ना। रेनल ट्यूब्यूल क्या है, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये रेनल ट्यूब्यूल है। और रेनल कॉर्पस्क्यूल क्या है बेटा, जो मेलपीजियन बॉडी है ना वो रेनल कॉर्पस्क्यूल है, ठीक है, वही रेनल कॉर्पस्क्यूल्स है। ये जो मेलपीजियन बॉडी है ना जिसमें ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल आ रहा है वही आपका रेनल कॉर्पस्क्यूल है। तो रेनल कॉर्पस्क्यूल के अंदर अगर हम बात करेंगे तो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस जो है यहाँ पर स्टार्ट होता है। सबसे पहले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है। यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 कंपोनेंट्स हैं, ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल, ठीक, ग्लोमेरुलर और बोमन कैप्सूल। तो अभी डिटेल में इन दोनों के बारे में जान लेते हैं जरा। पहले बात करते हैं ग्लोमेरुलस के बारे में। तो ग्लोमेरुलस क्या होता है, देखो ग्लोमेरुलस नेफ्रॉन का वो मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज के लिए, फिल्ट्रेशन, ब्लड के फिल्ट्रेशन के लिए, ठीक है। ये जो ग्लोमेरुलस यहाँ पर जो गुच्छा है ना कैपिलरीज का, बहुत सारी फाइन ब्लड कैपिलरीज है हमारी, ठीक है, वो मेन रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड की फिल्ट्रेशन के लिए। तो ये क्लस्टर ऑफ स्मॉल एंड न्यूमरस ब्लड वेजल्स होती हैं, गुच्छा का गुच्छा, छोटी छोटी बहुत बारीक फाइन ब्लड वेजल्स होती हैं हमारी यहाँ पर, कैपिलरीज होती हैं, जो भी थिन वॉल, इनकी वॉल जो होती हैं बहुत थिन होती हैं। तो जो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, टाइनी मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जो अनवांटेड फ्लूइड्स होते हैं, वो तो इसमें से पास हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि जो कैपिलरीज होती हैं उसकी वॉल में पोर होते हैं ना, ठीक है, तो पास आउट हो जाते हैं। कैसे, बिल्कुल जैसे चाय की छन्नी की तरह काम करती है ये। जैसे हमने चाय छानी तो नीचे तो चाय आ गई, जो लिक्विड था है ना, जो फाइन पार्टिकल्स थे वो तो नीचे आ गए, लेकिन जो बड़े बड़े पार्टिकल्स थे जैसे WBC, RBC वो ऊपर ही रहे, ठीक है, वो जो है फिल्टर आउट होके नीचे नहीं आएंगे, ठीक। अब क्या होगा, तो ये जो फिल्टर आउट होके जो भी प्रोडक्ट आता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कंसीडर करते हैं प्राइमरी यूरिन की फॉर्म में, ठीक है, प्राइमरी यूरिन। अब चलो, अब ये तो ग्लोमेरुलस की बात की हमने, अब बोमन कैप्सूल की बात करते हैं। तो बोमन कैप्सूल क्या होता है, कप लाइक स्ट्रक्चर होता है और किससे एनक्लोज होता है, बहुत सारी ग्लोमेरुलस से ये एनक्लोज होता है, ठीक है। अब इसके अंदर जो स्पेस होता है ये क्या कहलाएगा, ये जो स्पेस है ये कहलाता है बोमन स्पेस, ठीक है। तो यहाँ पर जो ग्लोमेरुलस जो फिल्ट्रेट होता है, जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट होता है, ये यहाँ रेनल ट्यूब में
अदर पार्ट्स में ये जाएगा यहाँ से, ठीक है, नेफ्रॉन के, ठीक, रेनल ट्यूब के अंदर, और फिर उसके बाद ये कहाँ इंजेक्ट हो जाएगा, टू द बॉडी, यहाँ पर ये कलेक्टिंग डक्ट में जाकर इजेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब ग्लोमेरुलस के बाद देखो, बिफोर द ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट एंटर्स द बोमन कैप्सूल, कि भाई इससे पहले कि जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट है ये बोमन कैप्सूल में एंटर करे, उससे पहले इसकी मल्टीपल लेयर्स होती हैं जिसमें बहुत फाइन, बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिससे इनको होके गुजरना पड़ता है, ठीक है। तो मल्टीपल लेयर्स होती है जहां से ये होके गुजरता है, और उसके बाद जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट होता है, ये फिल्ट्रेट कहाँ एंटर करता है, ये एंटर करता है बेटा रेनल ट्यूब के अंदर, ठीक। चलो रेनल ट्यूब के बारे में अब हम जानते हैं, ठीक है। तो रेनल ट्यूब जो होती है ये भी पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, और ये क्या कलेक्ट कर रहा है भाई, ग्लोमेरुलस से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट आया है, जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट आया है, उसको इसने कलेक्ट किया। अब ये जो टाइनी ट्यूब्स हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन का भी प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पर सिक्रेशन का भी प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। रीअब्जॉर्प्शन किस चीज का हो रहा है कि भाई कुछ मान लो कुछ ऐसी न्यूट्रिएंट्स जो यहाँ से यहाँ पर आ गए फिल्टर आउट होके गलती से, और जिसका वेस्ट हो जाएगा अगर वो हमारी बॉडी से एक्सपेल आउट हो गया, लेकिन हमारी बॉडी को तो उसकी जरूरत है, तो हमारी बॉडी बड़ी स्मार्ट है, वो क्या करती है ना, वो उसको वेस्ट नहीं जाने देती है, वो उसको रीअब्सॉर्ब कर लेती है, ठीक है। एक्सेस अमाउंट में फ्लूइड जो है, अभी बताया था 180 लीटर जो है उसका वो जो है फिल्टर आउट होता है, लेकिन एक्सपेल आउट कितना होता है यूरिन की फॉर्म में, एक्सक्रीट कितना होता है, सिर्फ 2 लीटर, ठीक है। तो ऐसा नहीं जितना फिल्टर हुआ सब निकलना होगा ना, यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस भी हो रहा है। तो एक्सेस फ्लूइड हो गया, कुछ हमारे न्यूट्रिएंट्स हो गए, रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स जिनकी हमारी बॉडी को जरूरत है, जैसे अमीनो एसिड हो गए, है ना, ग्लूकोज हो गया, वाटर हो गया, ये सारी चीजों की हमारी बॉडी को जरूरत होती है भाई, ठीक। तो ये क्या करता है, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है ये वापस से उसको हमारे ब्लड में भेज देता है। कैसे भेजता है भाई, यहाँ पर बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज हैं, देखो ना, हमने अभी पीछे देखा था जब इसका डायग्राम, तो देखो यहाँ पर कितनी सारी ब्लड कैपिलरीज दिख रही हैं, है ना। तो यहां से जैसे मान लो यहां से फिल्टर होके आया पीसीटी में, तो यहां से यहां पर ऑब्जर्व हो जाएगा, है ना, यहां से यहां ऑब्जर्व हो जाएगा, यहां से यहां ऑब्जर्व हो जाएगा, यहां से यहां ऑब्जर्व हो जाएगा। तो जहां जहां उसको मौका मिलेगा वहां पर ये रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है, ठीक। तो अब जो बाकी का वेस्ट मटेरियल है और जो लिक्विड है ट्यूब्स के अंदर, वो सेकेंडरी यूनिट की फॉर्म में कलेक्टिंग डक्ट में भेज दिया जाता है। यहाँ पर प्राइमरी यूरिन था, ये सेकेंडरी यूरिन है, ये कलेक्टिंग डक्ट में आ जाएगा। अब कलेक्टिंग डक्ट जो है वो क्या करेगी, जो रेनल ट्यूब्यूल होती है वो किस में डिवाइड होती है, कलेक्टिंग डक्ट क्या करेगी, कलेक्टिंग डक्ट उसको कहाँ भेजेगी, सब इकट्ठी होके यूरेटर के अंदर भेजेंगे, यूरेटर से ब्लैडर के अंदर चला जाएगा, ठीक है। अब रेनल ट्यूब जो होती है उसको फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है बेटा। एक है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, ठीक है, अच्छा यहाँ नहीं है, वो आगे है, ठीक है, चलो ये देख लेते हैं। एक है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, एक है लूप ऑफ हेनले डिस्टल ट्यूब्यूल। तो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल क्या है वो भी देख लेते हैं। देखो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल का मतलब होता है आगे वाली, कॉन्वोल्यूटेड मतलब फोल्डेड, ट्यूब्यूल का मतलब ट्यूब, तो आगे वाली जो फोल्डेड ट्यूब है वो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ठीक है। यहां वाली देखो, ये देखो, ये जो फोल्डेड ट्यूब्यूल दिख रही है ना आपको, ये ठीक है, ये है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ये ट्यूब्यूल, ठीक है, जस्ट ग्लोमेरुलर के कहां पर है, जस्ट उसके पास ही लोकेटेड है ये, ठीक। तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की अगर हम बात करेंगे तो ये फर्स्ट रेनल ट्यूब होती है, फर्स्ट पार्ट होता है रेनल ट्यूब का, जो कहां पर लोकेटेड होता है, जस्ट नियर द ग्लोमेरुलस, ठीक है, ये ग्लोमेरुलस के ठीक के बिल्कुल पास होता है लोकेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर यूरिनरी पोल की, ठीक है, तो यहाँ पर मैक्सिमम अमाउंट में ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट जो भी एसेंशियल है हमारी बॉडी का वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है। ऑलमोस्ट कितना ऑब्जर्व हो जाता है बेटा, अगर आप अंदाजा लगाओ तो 70% to 80% जो रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है कि भाई जो ग्लूकोज है ना, जो ग्लूकोज है, जो अमाइनो एसिड है, ठीक है, जो वाटर है, ये सब जो रीअब्जॉर्ब हो जाएगा यहाँ पर ही, कहाँ पर, पीसीटी में। कैसे 70 to 80%,
कैसे यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है? ऐसा कुछ नहीं है कि आ गया इसीलिए बेटा, यहाँ पर माइक्रोविलाई होते हैं प्रेजेंट, जिससे किसका सरफेस एरिया, अब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो पीसीटी में बहुत सारे माइक्रोविलाइज प्रेजेंट होते हैं जिससे इसका अब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ जाता है, जिससे कि मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन जो है वो यहाँ पर हो जाता है, जो भी हमारी यहाँ पर इफरेंट आर्टरियोल हमारी जा रही है वहां पर। ठीक है, अब देखो जो भी एसेंशियल सब्सटेंसेस हैं, किस किस की बात की हमने, कौन कौन से सब्सटेंसेस, जैसे प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, ग्लूकोज हो गया, है ना, नीडेड फ्लूइड हो गया, ये रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट से। अब जो रीअब्जॉर्प्शन है इन एसेंशियल सब्सटेंसेस का, उसके लिए किडनी को एक चीज बताओ, उसके लिए किडनी को एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहाँ से मिल रही है? जो ऑक्सीजन आ रही है, आरबीसी आ रहा है भाई, ऑक्सीजन लेके आ रहा है अपने साथ, उस ऑक्सीजन से ही तो ये एनर्जी डिराइव कर रही है। ठीक है, तो उस प्रोसेस के लिए उसको एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी यही ब्लड लेके आ रहा है अपने साथ, है ना। ऑल राइट, तो अभी हमने बात की पीसीटी की, अब हम बात कर लेते हैं लूप ऑफ हेनले की। तो बेटा लूप ऑफ हेनले क्या है? देखो ये जो दिख रहा है ना आपको, ये पिन लाइक स्ट्रक्चर, ये है लूप ऑफ हेनले। ठीक है, अब लूप ऑफ हेनले कहां पर लोकेटेड है? ये जो हमारा पीसीटी है ना, उसके ठीक नीचे ये लोकेटेड है, पिन शेप स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक है, और इसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्ब्स होते हैं। असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्ब्स क्या हुए बेटा? देखो ये जो है, ये यहां पर नीचे की तरफ जा रहा है ना, तो ये है डिसेंडिंग लिम्ब। ठीक है, दिस इज डिसेंडिंग लिम्ब, DESCENDING। नीचे वाला है डिसेंडिंग लिम्ब, जब नीचे की तरफ जा रहा है, और यहां से ये ऊपर की तरफ आ रहा है ना, यहां से ये ऊपर की तरफ आ रहा है ना, तो ये असेंडिंग लिम्ब। ठीक है, ये कौन सा लिम्ब है? ये देखो, एक है डिसेंडिंग लिम्ब, ठीक है, और दूसरा है हमारा असेंडिंग लिम्ब। तो लिखने की जगह तो है नहीं, बट ठीक है लिख देते हैं, अभी हटा देंगे। ठीक है बेटा, तो ये है डिसेंडिंग लिम्ब और ये है असेंडिंग लिम्ब। देखो 70 to 80% जो भी रीअब्जॉर्प्शन होना था वो यहाँ पर हो गया। यहाँ पर सिर्फ रीअब्जॉर्प्शन का ही प्रोसेस नहीं हो रहा बेटा, सिक्रेशन का भी प्रोसेस हो रहा है। सिक्रेशन का मतलब अभी बताते हैं आपको। देखो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि भाई यहाँ पर पूरा का पूरा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर में भी हो सकता है कुछ नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो है वो यहाँ पर चला गया हो ब्लड के अंदर, है ना, कुछ यूरिया चला गया हो। भाई अगर वो हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होगा तो हम लोग बीमार पड़ेंगे, तो उसका निकलना जरूरी है। तो यहाँ पर जो भी हमारी कैपिलरीज हैं, जो भी हमारी आर्टरियोल्स हैं, वो आर्टरियोल्स क्या करेंगी, यहाँ से उसको जो है सिक्रेट कर देंगी, वापस से कहाँ भेज देंगी उसको? हमारे नेफ्रॉन में। ठीक है, और जो अच्छी चीजें हैं उसको वो ले लेंगी नेफ्रॉन से। जैसे अच्छी चीजें अभी क्या बताई थी आपको, मान लो कुछ आयंस हैं, है ना, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, NaCl हो गया, अमाइनो एसिड हो गया, वाटर हो गया, ग्लूकोज हो गया, सॉल्ट्स हो गए, प्रोटीन हो गए, है ना। प्रोटीन के पार्टिकल्स वैसे बड़े बड़े होते हैं, जैसे कुछ छोटे पार्टिकल्स भी होते हैं, फैट्स हो गए। तो ये जो अच्छी चीजें हैं वो तो हमारी बॉडी को चाहिए, तो ये तो रीअब्जॉर्ब हो जाएंगी। और जो खराब चीजें जिसकी हमारी बॉडी को जरूरत नहीं है वो वापस से सीक्रेट आउट होके इधर ही चली जाएंगी। ठीक है, तो अब देखो ये जो हमारे डिसेंडिंग लिम्ब है, ये जो डिसेंडिंग लिम्ब है ये क्या करेगा बेटा? देखो यहां पर देखो ये वाला स्ट्रक्चर, देखो ये जो डिसेंडिंग लिम्ब है ना बेटा, ये जो डिसेंडिंग लिम्ब है ना, यहाँ पर जो एक्सेस अमाउंट में वाटर होगा ना, वो वाटर वापस से रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, वो वाटर यहाँ पे वापस से रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। अब ये वाटर रीअब्जॉर्ब हो गया तो ये आ गया नीचे। ठीक है, कुछ आयंस भी हैं, वाटर भी है, वो यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर जो असेंडिंग लिम्ब होगा ना, यहाँ पर जो भी हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं या जो भी सॉल्ट्स हैं, NaCl हो गया, वो रीअब्जॉर्ब हो जाएगा और वाटर जो है वो आगे चला जाएगा। तो ये यहाँ पर किसको, देखो अब किसको परमिट कर रहा है, ये किसके लिए परमिएबल है और किसके लिए इम्परमिएबल है? देखो बेटा, तो यहाँ पर जो असेंडिक लिम्ब होता है वो परमिएबल किस चीज के लिए होता है? इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स को वो वापस से हमारी बॉडी में जाने देगा। कहां पर? ये यहां से। ठीक है, असेंडिंग लिम्ब यहां से NaCl को वापस से हमारी बॉडी में जाने देगा। ठीक है, यहां से NaCl जो है इधर लगा देते हैं,
NaCl जो है ये वापस से हमारी बॉडी में, या इधर ही लगाते हैं भाई, इधर ही लगा देते हैं, आप समझ लेना, ठीक है। NaCl, यहां से NaCl जो है असेंडिंग लिम्ब से ये वापस से रीअब्जॉर्ब हो जाएगा हमारी बॉडी में, और यहाँ पर वाटर अब्जॉर्ब हो जाएगा। क्या अब्जॉर्ब हो जाएगा? वाटर अब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो, क्योंकि मेन जो था रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस तो था वो यहाँ पर हो गया था। अब यहाँ पर क्या अब्जॉर्ब हो रहा है? वाटर और NaCl, इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। कुछ हमारे सॉल्ट्स और वाटर जो है वो कहां पर रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं बेटा? हमारे असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्ब्स के अंदर, ठीक है। चलो ठीक है। अब ये जो रीअब्जॉर्प्शन है न्यूट्रिएंट्स का, ये प्रोमिनेंट नहीं है, कोई इतना जरूरी नहीं है इस पार्ट में, बहुत कम अमाउंट में होता है, क्योंकि ऑलरेडी पीसीटी के अंदर जो है अच्छा खासा 70 to 80% जो है रीअब्जॉर्प्शन हो चुका है। तो रिमेनिंग फिल्ट्रेट जो होता है वो कहां पर पास कर दिया जाएगा बेटा? डिस्टल, यहां पर। ये अब यहां से ये आया ना, तो यहां से डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर ये पास आउट कर दिया जाएगा, ठीक। अब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को देख लेते हैं हम लोग। देखो, जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है ये शॉर्ट होता है एज कंपेयर टू प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। तो डीसीटी जो होती है नेफ्रॉन की, वहां पर फाइनल रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होगा, और यहां पर सीक्रेशन होगा आयंस का। आयंस जो है वो सीक्रेट हो जाएंगे, यानी कि वापस से हमारे ब्लड में जाके मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत जरूरी है हमारी बॉडी के लिए, है ना। ये दूसरे मटेरियल जो है वो हमारी बॉडी के अंदर जाकर मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो डीसीटी किस चीज में हेल्प कर रही है बेटा? सोडियम, पोटेशियम हमारे ब्लड के अंदर मेंटेन करने में, है ना। आयंस जो है वापस से मिक्स हो रहे हैं, ठीक है। और ये डीसीटी क्या डिलीवर कर रही है? जो फिल्ट्रेट पीछे रह गया है उसको हमारी बॉडी से एक्सक्रिएट कर रही है। कहां भेज रही है? ये कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट के अंदर ये भेज रही है, इधर पीसीटी से, ठीक है। अब कलेक्टिंग डक्ट के अंदर क्या होगा? वहां पर फिल्ट्रेट कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब फिल्ट्रेट जो है यहाँ पर ये सब अनवांटेड और अननेसेसरी फ्लूइड्स हैं, जिसकी हमारी बॉडी को कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। इन कंपोनेंट्स की हमारी बॉडी को कोई भी जरूरत नहीं है। ये कहां पर ये हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाने चाहिए, और ये कहां पर कनेक्टिंग डक्ट कहां कनेक्ट हो रहे हैं? ये नेफ्रॉन को रेनल पेल्विस में जाकर कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो यूरिन है वो प्रोड्यूस हो रहा है, कंसंट्रेट हो रहा है, और रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है वाटर का। देखो, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हमारा कुछ यहाँ पर हुआ था, है ना, कुछ यहाँ पर। और कई बार कलेक्टिंग डक्ट के अंदर भी कुछ एक्सेस अमाउंट में वाटर आ जाता है, तो वो जो वाटर है वो भी कहाँ चला जाएगा? वो वापस से हमारे ब्लड के अंदर चला जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट में भी, ठीक है। वाटर, यहाँ पर भी वाटर, यहाँ पर क्या है? NaCl, यहाँ पर सॉल्ट, ठीक है। यहाँ पर भी सॉल्ट और वाटर दोनों के दोनों जा रहे हैं, ठीक है। और मेन यहाँ पर जो था 70 to 80% रीअब्जॉर्प्शन जो था वो यहाँ पर हो रहा था। आ गया समझ? तो हमने क्या क्या पढ़ा? हमने यहाँ पर पढ़ा अल्ट्राफिल्ट्रेशन के बारे में, है ना, और हमने पढ़ा अब्जॉर्प्शन के बारे में, और हमने पढ़ा सीक्रेशन के बारे में, तीन की भी। यहाँ पर अल्ट्राफिल्ट्रेशन हुई, यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन हुआ, यहाँ पर सीक्रेशन भी हुआ, यहाँ पर सीक्रेशन भी हुआ, और रीअब्जॉर्प्शन भी हुआ, ठीक है। ये सारे के सारे प्रोसेसेस हो गए। ऑलराइट, तो ये थी यूरिन की फॉर्मेशन किस तरह से हुई। उसके बाद क्या होता है? कलेक्टिंग डक्ट से वो कहाँ जाता है? यूरेटर के अंदर। यूरेटर से हमारे ब्लैडर में जाकर कलेक्ट हो जाता है, और जब अर्ज फिल होती है तो हमारा जो ब्रेन है वो हमारी हमारे यूरेथ्रा को बोलता है कि हाँ अब जो है ये इसको पास आउट होने दो, तो यूरेथ्रा जो है ओपन होता है, और हम जो है अपनी विलिंगनेस के अकॉर्डिंग उसको पास आउट कर देते हैं, ठीक है। अब मिक्चुरेशन का प्रोसेस क्या होता है? देखो, यूरिनरी ब्लैडर जो होता है वो स्ट्रेच होता है, और किससे फिल हो जाता है? पूरा का पूरा किससे फिल हो जाता है बेटा? यूरिन से, है ना। ब्लैडर स्ट्रेच आउट हुआ, और सारा का सारा किससे फिल हो गया? यूरिन से, ठीक है, नेफ्रॉन की। अब जो रिसेप्टर्स यूरिनरी ब्लैडर पे हैं वो हमारे ब्रेन को सिग्नल भेजेंगे, CNS को, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सिग्नल भेजेंगे। तो हमारा ब्रेन जो है वो परमिशन देगा, जो हमारी स्फिंक्टर मसल है उसको, स्फिंक्टर मसल पता है ना, पार्शियली अलाउ करती है, पर पार्शियली नहीं अलाउ करती, मतलब धीरे धीरे ओपन होती है। वो कहाँ होती है? हमारे स्टमक और हमारा जो इसोफेगस होता है ना, जो हमारा फूड पाइप है और स्टमक है, उसमें आती है स्टार्टिंग में। तो वो स्फिंक्टर मसल क्या करती है? वो धीरे धीरे अलाउ करती है कि खाना धीरे धीरे पेट के अंदर जाएगा, एकदम से जाके भर नहीं जाएगा। और हमारे स्टमक से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में भी एक होती है स्फिंक्टर मसल,
वो भी धीरे धीरे खाने को स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजती है, एकदम से नहीं भेजती है। तो स्फिंक्टर मसल क्या करती है, वो पार्शियली नहीं, नॉट पार्शियली गलत बोल रहे हैं बेटा, वो क्या करती है, वो सब्सटेंसेस को धीरे धीरे अलाउ करती है पास ऑन होने में, ठीक है। तो इसी तरह से स्फिंक्टर मसल क्या करती है, वो जो हमारा जो यूरेथ्रा होता है उसको क्या करता है, अलाउ करता है कि हाँ ठीक है अब तुम रिलैक्स हो जाओ और यूरिन को रिलीज करो। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं मिक्चुरेशन। ऑलराइट, तो ये था एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। तो आई होप आपको समझ आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट कीजिए और कोशिश की जाएगी आपको उसका रिप्लाई देने की। ऑलराइट, तो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, एंड इफ यू लाइक आवर वीडियोस देन प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। टिल देन, बाय।